सीमा एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है और उसकी शादी योगेश नाम के लड़के से हुई होती है। योगेश एक काफी सुशील लड़का होता है। मॉडर्न जमाने में भी ऐसा लड़का शायद ही कहीं आसानी से देखने को मिले। अरे वाह सीमा, आज तो आप कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। वैसे कुछ भी कहो, आप पर साड़ी काफी जचती है। लेकिन शादी को तो इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक आपने एक बार भी साड़ी नहीं पहनी। तो फिर आज कुछ खास है क्या? वो दरअसल मेरे दोस्त के घर पे पार्टी है और उसने पार्टी का थीम साड़ी रखा है और इसीलिए मुझे साड़ी पहननी पड़ रही है, वरना तो मैं साड़ी कभी ना पहनूं। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन सी पार्टी है? अरे बाबा, उसके घर में एक पूजा है। पूजा में तो हम नाम के लिए ही शामिल हैं, इसीलिए साड़ी पहनी है। वो मेरी दोस्त की सास बहुत टॉक्सिक है, जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। फिर पूजा खत्म होने के बाद मैं साड़ी बदल कर फिर से ड्रेस पहन लूंगी, इसीलिए साथ में एक ड्रेस भी लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं भी सोच रहा था कि आज सूरज कहाँ से निकल गया। मेरी इतनी सुंदर बीवी जो इतनी मॉडर्न है, उसने आज साड़ी कैसे पहनी है? चलो, वजह कोई भी हो, लेकिन मुझे आपको साड़ी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अभी? वैसे आज इतनी सुबह सुबह इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? क्या माजरा है? अरे बाबा, मैं मक्खन नहीं लगाता। मेरा तो बस यही मानना है कि हमारे मन में जो भी हो वह सच बोलना चाहिए। वैसे अगर आप बिंदी लगा लेंगे तो और ज्यादा सुंदर लगोगी। ओ प्लीज, मैंने साड़ी पहनी है उसी का शुक्र मनाओ। ये बिंदी एंड ऑल मुझसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन काला टीका जरूर लगा लेना। आज आप इतनी सुंदर लग रही हो ना, इसीलिए मुझे डर है कहीं आपको किसी की नजर ना लगे। अरे बाबा बस, और कितना मक्खन लगाओगे? अच्छा, मैं अब जा रही हूँ और आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि मुझे तैयार होने में ही बहुत वक्त लग गया। इसीलिए आप बाहर से ही मंगवा कर खा लीजिए माँ जी के साथ। आप निश्चिंत होकर जाओ सीमा, मैं माँ और अपने लिए खाना बना लूंगा। और आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आप मुझे बता देना। सीमा के ख्याल योगेश से जरा भी नहीं मिलते। धीरे धीरे यूं ही दिन बीत जाते हैं। अरे सीमा, आपने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है? अभी कुछ ही दिन पहले ही तो आप कपड़े लेकर आई थी ना। अब वापस आपको कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ये शॉपिंग मैंने अपने लिए नहीं की है, बल्कि ये सब तो आपके लिए है। आप तो हमेशा ही ये अंकल की तरह कपड़े पहनते हो। कभी कभार जीन्स और टी शर्ट भी पहनना चाहिए ना। लेकिन सीमा, अब इतने सालों से मैंने जीन्स पहनी भी नहीं है, तो अब अचानक से मुझ पर जीन्स अच्छी कैसे लगेगी? और मैं ऐसे कपड़े पहनकर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता। तो जो है उसे बदलने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे चेंज चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो ना। कम ऑन, अब इतना बुज़दिल होना बंद करो और खुशी खुशी पहन लो ये कपड़े। ठीक है सीमा, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ये कपड़े कभी कभी पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे कपड़े रोज नहीं पहन पाऊंगा। देखिए, मुझे इन कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। ये काफी स्टाइलिश कपड़े हैं, लेकिन मुझे तो शर्ट पहनना बहुत पसंद है और मैं इसमें अच्छा भी लगता हूँ। और मेरे तो विचार यही है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम और स्वभाव से झलकता है। अच्छा बाबा, ठीक है, कभी कभी भी चल जाएगा। थोड़ा चेंज भी तो जरूरी होता है ना। योगेश अपने पत्नी को खुश करने के लिए अक्सर उसकी बात मान लिया करता है। फिर कुछ दिनों के बाद रात के समय सीमा योगेश को अपने साथ छत पर लेकर जाती है। सरप्राइज योगेश, ये देखो, तुम तो हमारे लिए कुछ प्लान ही नहीं करते, इसीलिए मैंने ही आज हमारे लिए ये कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, वो भी घर पर ही। कितना रोमांटिक लग रहा है ना? वो सब तो ठीक है सीमा, लेकिन हम एक मोहल्ले में रहते हैं
और यहाँ के सब लोग अपनी छत पर घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे खुलेआम डेट करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है इन सब के लिए, लेकिन मोहल्ले में छोटे बच्चे भी तो रहते हैं ना। अगर वो सब ये देखेंगे तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या यार योगेश, तुम्हारी सोच कितनी पुरानी है। अरे आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है और तुम तो बच्चों के बारे में ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आजकल के बच्चे तो तुमसे भी 2 कदम आगे हैं। देखो सीमा, ये सब करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये प्लान अगर आप हमारे कमरे में करती तो ज्यादा बेहतर होता। अब चलिए, हम नीचे चलते हैं। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे तुम्हें इतनी सुंदर लड़की मिल गई है, लेकिन तुम्हें तो कोई बुरी अम्मा मिलनी चाहिए थी। खुद से तो कुछ भी नहीं होता है और दूसरा करे तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। अब सीमा अक्सर योगेश पर ऐसे ही गुस्सा करने लगती है। वो हर बार अपनी ही मनमानी करने लगती है, लेकिन फिर भी योगेश उसे बहुत ही प्यार से संभालता है। वो उसे पलटकर कभी जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक रोज, लेकिन सीमा, मैं आपके साथ पार्टी में जाकर क्या करूंगा? आप ही जाओ ना। एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अरे तू भी बहू के साथ जाया करना थोड़ा। तुम दोनों अब शादीशुदा हो, इसीलिए अब तुम दोनों को हर जगह एक साथ ही जाना चाहिए। और नहीं तो क्या योगेश, मेरे सारे दोस्त तुम्हें हमेशा बुलाते रहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें आज कह भी दिया कि मैं तुम्हें साथ लेकर ही आ रही हूँ। अब लड़कियों की तरह यूं ना नुकुर करना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। माँ जी, अब आप ही इन्हें कह दो, ये तो मेरी बात मानने से रहे। चली जाना बेटा, तेरे जाने से बहू बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, चला जाऊंगा मैं इसके साथ। अब योगेश सीमा के साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। अरे सीमा, ये तो क्लब है। और नहीं तो क्या, अब पार्टी है तो वो क्लब में ही होगी ना, थोड़ी ना किसी मंदिर में होगी। यार सीमा, जीजू तो कुछ ज्यादा ही फनी है। प्लीज योगेश, मेरे दोस्तों के सामने मजाक मत बनाओ मेरा। आती ही ये हाल है, ना जाने आगे क्या क्या होगा। आई जस्ट होप कि आप मेरी इज्जत की लाज रख ले। अच्छा ये बताओ, मैं सबके लिए ड्रिंक में क्या लेकर आऊं? तुम बताओ योगेश, वाइन, बियर या वोडका? कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है क्या? ओ गॉड योगेश, सॉफ्ट ड्रिंक? अरे ये कोई बच्चों की पार्टी नहीं है, तो फिर मुझे पानी चलेगा। और सीमा, हमें 10 बजे से पहले घर भी जाना है। यार सीमा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तू अपने पार्टनर के साथ नहीं बल्कि अपने पापा को लेकर आई है। सीमा पानी पियो। सीमा क्लब है ये। सीमा 10 बजे से पहले घर जाना है। ओ गॉड, दिस इज सो हिलेरियस। वैसी बात नहीं है स्वीटी, योगेश का नेचर ही ऐसा है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्लब में आए हो तुम, और तुम्हें एंजॉय नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरे दोस्तों के आगे मेरी इंसल्ट तो मत करवाओ। देखो, अब मैं अपने दोस्तों के साथ डांस करने जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आ जाना, और नहीं आना तो यहाँ मुंह बंद करके खड़े रहो। फिर उस दिन के बाद से सीमा को अब योगेश के साथ कहीं बाहर आने जाने में शर्म आने लगती है, और इसीलिए वो अक्सर योगेश को सुनाने लगती है, अरे तुम कितने पुराने जमाने के हो, टाइम के साथ थोड़ा खुद को बदलने की जरूरत भी होती है। तो बाप के लिए मैं बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अपना मूड खराब मत करो। कल बड़ा मंगलवार है, तो सुबह जल्दी उठ जाना और मेरे साथ मंदिर चलना। मेरा तो उपवास रहेगा, लेकिन तुम उपवास नहीं रख पाओगी। फिर भी कोई बात नहीं, बस कल मेरे साथ चल लेना। कल 6 बजे का मुहूर्त है और उसी वक्त पर पूजा भी होगी, इसीलिए लेट मत होना। फिर अगली सुबह योगेश सीमा को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीमा उठती ही नहीं। फिर योगेश सीमा के बिना ही मंदिर चला जाता है। फिर काफी देर बाद जब सीमा उठती है, तभी, अरे बहू, तू इतनी लेट क्यों उठी? तुझे तो आज योगेश के साथ मंदिर जाना था ना। तो मैं क्या करूं माँ जी, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अब मंदिर जाने के लिए मैं अपनी नींद थोड़ी ना खराब कर सकती हूँ।
और वैसे भी योगेश तो चले ही गए ना। अब ये भला क्या बात हुई सीमा? मैंने आपको कल ही बताया था ना कि आज बड़ा मंगलवार है, इसलिए हमें साथ में मंदिर जाना है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है सीमा, आप हमेशा चाहती हो कि मैं आपके हिसाब से बदलूं, और मैं वैसी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आप तो मेरे लिए एक दिन भी जल्दी नहीं उठ पाई। देखो योगेश, ये पूजा पाठ मंदिर वगैरह मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। अब तुम तो जाते ही हो ना, तो ये सब करने से मैं तुम्हें थोड़ी ना रोक रही हूँ। तो तुम मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैं आपको नहीं सुना रहा, और ना ही मैंने आपको किसी भी चीज के लिए मना किया है। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि सुबह आप भी मेरे साथ मंदिर चलो, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। हाँ बहू, अरे मेरा बेटा तो कभी भी तेरी कोई बात नहीं काटता, तो तुझे भी उसकी बात का मान रखना चाहिए था। हाँ हाँ, अब आप तो अपने ही बेटे की तरफ से बोलोगी। अरे जो काम मैंने आज तक नहीं किया है, वो काम जस्ट बिकॉज आपका बेटा चाहता है, इसीलिए वो अचानक से नहीं हो सकता। और ये बात आपके बेटे को समझनी चाहिए। पता नहीं कैसे ऐसे आदमी को इतनी सुंदर बीवी मिल गई। किस्मत है आपके बेटे की। सीमा को अपनी गलती का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, और अब धीरे धीरे उन दोनों में इस कारण मनमुटाव भी होने लगते हैं। देखो सीमा, आज शाम को घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो आप जरा ठीक ठाक कपड़े पहन लेना। ठीक है योगेश, अब मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उनमें से ही कुछ देख लूंगी। फिर शाम के समय जब मेहमान आते हैं, तब योगेश ही सबको चाय पानी देता है। कुछ भी कहो संध्या, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही सुशील है। मतलब आज के समय में ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जैसा तेरा बेटा है। हाँ राधा, वो तो है। मेरे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, हर चीज में शांत रहकर हर मुश्किल का हल करना, और तो और घर के भी सारे काम आते हैं मेरे बेटे को। रुक, मैं अभी मेरे बहू को भी बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू। फिर थोड़ी देर बाद में सीमा बाहर आती है। अरे संध्या, ये तुम्हारी बहू है? हाँ राधा, यही मेरी बहू है। हेलो आंटी, कैसे हो आप? और योगेश, आंटी को चाय नाश्ता दे दिया ना? बुरा मत मानना, लेकिन अगर सुंदर बहू के ये नखरे हैं, तो तुम्हारे सुशील लड़के को एक से एक अच्छी लड़की मिल जाती। अरे बहू चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ों का लिहाज तो कर ही सकती है ना। बुरा मत मानना आंटी जी, लेकिन आप अगर हमारे ही घर पर आकर मुझे अगर शर्म लिहाज बताना चाहती हो, तो दरवाजा उस तरफ है। क्या? सीमा की बात सुनकर राधा वहां से चली जाती है। ये सब क्या है सीमा? मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो आप कोई ठीक ठाक कपड़े नहीं पहन सकती थी क्या? वो भी आपसे नहीं हुआ, और ऊपर से आप उनसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी। तो तुमने उनके बात करने का तरीका नहीं देखा क्या? अरे वो होती कौन है जो मुझसे इस तरह से बात करे? लेकिन बहू, तूने भी अपने बात करने का तरीका कभी नहीं देखा। अरे तू तो अपने पति से भी किस तरह से बात करती है। अरे उस बेचारे ने तो तुम्हें आज तक आप करके पुकारा है, लेकिन तुम मुझसे किस तरह से बात करती हो? जाने दो माँ, अब बस बहुत हो गया। और सीमा, मैंने हमेशा आपको समझने की कोशिश की है, आपको कई बार मैंने समझाया भी है, लेकिन आपको तो खुद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, हमेशा आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद आपको ही मेरे साथ नहीं रहना है, तभी आपको इस रिश्ते में मैं और मेरी खुशियां कभी नजर ही नहीं आई। ये तुम क्या कह रहे हो योगेश? आज तक तो तुम मुझे कितना समझते आए हो, तो अब ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि मैं आपको समझा समझा कर थक चुका हूँ। अगर यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है, हम ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। योगेश की बात सुनकर सीमा बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। ना जाने मैंने आप जैसे अच्छे इंसान का दिल कितनी बार दुखाया है,
और उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने जो भी किया है वो सब तो मैं ठीक कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। देख योगेश बेटा, अब बहू माफी मांग रही है और इसका एक ही मतलब है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुझे भी अपने रिश्ते को एक और मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। माना कि सुंदर और सुशील की जोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई घमंड करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो दोनों साथ में कभी अच्छे नहीं लगेंगे। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से वो अपनी गृहस्थ जीवन पर ज्यादा ध्यान देती है और उसके बाद से वो कोई गलती नहीं करती। देखिए मधु बहन, आपकी दोनों बेटियां बैंक में सरकारी नौकरी करती है, लेकिन मेरे बेटे तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कहीं आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं अश्विनी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों ने और आपके दोनों बेटों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। और अगर उन दोनों को ही कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों ने मेरे बेटे को पसंद कर लिया है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन बस एक बात है जो मैं आपको शादी होने से पहले ही बताना चाहती हूँ। जी बताइए ना मधु जी। मेरी बेटियां नौकरी करती हैं, इसीलिए वो घर के सारे काम नहीं कर पाएंगी और इसीलिए आपको घर में नौकरानी रखनी पड़ेगी। क्या? हाँ अश्विनी जी, अब आप ही देखिए और बताइए मुझे। जी ठीक है। अश्विनी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर घर जाकर, क्या? हाँ संभव, प्रिया और नंदिनी घर में काम नहीं करेगी और इसीलिए घर में नौकरानी रखनी होगी। हाँ तो इसमें गलत क्या है माँ? दिन भर नौकरी पर जाना होता है तो वो काम कब करेगी? इसीलिए नौकरानी तो रखनी ही होगी ना। हाँ माँ, इसकी बात भी सही है। अरे चुप रहो तुम दोनों। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? अगर नौकरानी दिन भर घर पे काम करेगी तो वो उतने ही ज्यादा पैसे भी लेगी और उसके पैसे कौन देगा? अरे तो दे देंगे ना उसे पैसे माँ। हाँ माँ, तो प्रिया और नंदिनी के आने के बाद वो दोनों भी तो थोड़े बहुत पैसे दिया करेंगी ना, और हम दोनों भी नौकरी करते हैं, सब एक साथ मिलकर संभाल लेंगे ना। खामोखा आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर बहुएं भी पैसे देंगी तो ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। बस मुझे कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढनी होगी जो घर के सारे काम करती हो। अब अश्विनी नौकरानी रखने के लिए मान जाती है और फिर प्रिया और पुलकित और संभव नंदिनी की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद एक रोज, अरे क्या बात है अश्विनी, वैसे तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं, लेकिन आज बड़ा तेरा चेहरा खिल रहा है। लगता है ये चमत्कार तेरी नई बहुओं के आने के कारण हुआ है। हाँ मनोरमा, तो एकदम सही समझी। अरे वाह, मैं तो गाँव गई थी इसीलिए शादी में नहीं आ पाई। अच्छा हुआ जो तू नहीं आई, वरना तू तो अपनी बुरी नजर लगा देती। क्या कहा? मजाक कर रही हूँ बाबा। अरे मैं आज ही तुम्हारे घर पर मिठाई भेजने वाली थी। हाँ तो ठीक है ना, भिजवा देना, और वो भी देसी घी की। अब घर पर सरकारी नौकरी वाली बहुएं आई है तो इतना तो बनता ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे लेकिन एक बात बता, तुम्हारे दोनों बेटे तो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, फिर उन्हें सरकारी नौकरी वाली लड़कियां कैसे मिल गई? और उन दोनों लड़कियों ने प्राइवेट नौकरी वाले पति को देखकर मना नहीं किया क्या? अरे नहीं मनोरमा, उल्टा मेरी दोनों बहुओं को मेरे बेटे बहुत पसंद आए। अब क्या कहूँ, मेरा नसीब ही इतना अच्छा है और मुझे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व है। सच में अश्विनी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। अश्विनी अब बहुत खुश होती है और हर किसी को अपनी बहुओं के बारे में बताकर लोगों को जलाती फिरती है। अब दिन भर घर में नौकरानी ही काम करती है
और फिर शाम में बहुओं को नौकरी से आकर बस थोड़े ही काम करने पड़ते हैं। और बहुओं, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ जी। चलो प्रिया, तुम्हें तैयार भी होना है, ईशा की पार्टी में जाना है, याद है ना? हाँ नंदिनी, तुम दोनों का अच्छा है, जल्दी काम से आ जाती हो और तुम्हें कोई रुकाता भी नहीं है, वरना संभव और पुलकित की तो बात कुछ और ही है। उनका बॉस तो उन्हें छोड़ता ही नहीं, कभी इस काम के लिए तो कभी उस काम के लिए, बस उनसे काम ही करवाता रहता है। अब क्या करें माँ जी, हम ठहरे सरकारी नौकरी वाले और वो दोनों बेचारे प्राइवेट नौकरी वाले। वो तो है। खैर, पार्टी से जल्दी आ जाना और खाना घर पर ही आकर खाना है तुम दोनों को, इसीलिए पार्टी में ज्यादा कुछ खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, हम जल्दी आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन जब संभव और पुलकित अपनी बीवियों को महंगे महंगे तोहफे देते हैं, और तभी, अरे क्या हुआ माँ, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे नालायको, तुम दोनों के पास क्या बहुत पैसे आ गए हैं क्या? अरे अपनी बीवियों को इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत थी? उतने ही पैसे अगर बचा लेते तो वो पैसे तुम्हारे ही काम आ जाते। ओफो माँ, आप भी ना, अब हम कमाते किस लिए हैं? इन्हीं सब चीजों के लिए ना। अगर इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते बैठेंगे तो कैसे चलेगा माँ? बीवी को शादी का तोहफा तो देना ही पड़ेगा ना। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम दोनों अपनी बीवियों को तोहफा दो ही मत, दो उन्हें तोहफे, लेकिन इतना महंगा भी नहीं। अरे तोहफे की कीमत चाहे सस्ती हो या महंगी, लेकिन उसे देने वाले के भाव तो एक ही रहेंगे ना। अरे माँ, छोड़ो ना इन सब बातों को, आप भी ये क्या लेकर बैठ गई? अरे चुप करो तुम दोनों, जितना कह रही हो उतना सुनो और वैसा ही करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? अश्विनी की बातें सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन, क्या ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, हमारी कंपनी को थोड़ा नुकसान होने के कारण हम सबको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है, और तो और अब से हमारी सैलरी भी पहले से थोड़ी कम आने वाली है। हाँ माँ, हमें भी ये सब अचानक से ही बताया, और अब हम भी क्या कर सकते हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम दोनों की तो तनख्वाह कम हो गई, अब तो हमें नौकरानी को निकालना ही होगा। क्या? लेकिन इसमें नौकरानी को निकालने की क्या जरूरत है माँ? हमारी तनख्वाह बस पहले से थोड़ी कम होने वाली है, पूरी नहीं। हम दोनों नौकरानी के पैसे अब भी दे सकते हैं, अब बेफिक्र रहिए। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम तीनों साथ मिलकर घर का सारा काम करेंगे और उससे पैसों की काफी बचत भी होगी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं अभी नौकरानी को फोन करके बोल देती हूँ कि कल से मत आना। आज तक की जितनी पगार होगी वो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन माँ, हम दोनों घर के काम कैसे कर पाएंगे? और आप पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमारी बीवियां है ना, अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो दे देगी ना। लेकिन प्लीज माँ, आप नौकरानी को काम से मत निकालो। हाँ माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है, और ऐसे में आप सारे काम कैसे कर पाओगी? और हम दोनों अपना काम संभालेंगे या घर का काम करेंगे? अरे सब कुछ ठीक से हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को सब सिखा दूंगी। फिर अश्विनी परेशान होकर नौकरानी को काम से निकाल देती है, और उसके बाद में अश्विनी ये बात अपनी दोनों बहुओं को भी बताती है। ये सब क्या ही माँ जी, अरे नौकरानी को काम से निकालने की क्या जरूरत थी? अगर हमारे पतियों की तनख्वाह पहले से कम हो रही है तो आप ये भी देखिए ना कि उनके आने जाने में लगने वाले पेट्रोल पानी का खर्चा भी तो बच रहा है। हाँ माँ जी, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण नुकसान के साथ साथ कई सारे फायदे भी तो रहते हैं। संभव और पुलकित भाई एक साथ मिलकर सारा खर्चा संभाल लेते। अब ना जाने आप तीनों सारे काम कैसे करोगे? अरे उसकी चिंता तुम दोनों मत करो, और तुम बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो।
अब जाओ, मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। फिर उस दिन के बाद से अश्विनी खाना बनाना, कपड़े धोना और अन्य काम संभालने लगती है। वही संभव और पुलकित भी उन्हें जो काम आते हैं वो काम करने लगते हैं। अरे पुलकित, झाड़ू पोछा मारना तो तुम्हें आता ही है ना? तो चलो जल्दी से पोछा मार दो, फिर आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस का काम भी शुरू हो जाएगा। अरे यार, ठीक है, अभी करता हूँ। फिर पुलकित को ना चाहते हुए भी पोछा मारना ही पड़ता है और उसका ध्यान कहीं और ही होता है और काम ठीक से ना होने के कारण फर्श पर पानी वैसे ही रह जाता है। और जब प्रिया वहां से जा रही होती है तब उसका पैर फिसल जाता है। अरे नहीं, मेरी तो कमर टूट गई। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, अरे तेरी आंखों में क्या धूल मिट्टी चली गई है क्या? फर्श पर पड़ा हुआ पानी तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? माँ जी, मुझे डांटने से पहले आप अपने बेटे की गलती देखिए। किस तरह से उसने पोछा मारा है, सारा पानी फैलाकर चला गया और इसीलिए मेरा पैर फिसल गया। माफ करना प्रिया, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब ये काम थोड़ी ना मैं रोज रोज करता हूँ, पहली बार ही किया है ना, इसीलिए थोड़ा समझ कर लो ना। देखा माँ जी, आपने बेवजह ही नौकरानी को निकाल दिया। अब ये रोज का तमाशा होने वाला है। सच में मैं तो परेशान हो रही हूँ आप सबसे। प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब संभव सारे कपड़े इस्त्री कर रहा होता है तभी वो नंदिनी की पसंदीदा साड़ी चला देता है। अरे बेवकूफ आदमी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये साड़ी मेरी सारी साड़ियों में से सबसे महंगी वाली है और मुझे ये बहुत पसंद थी, लेकिन तुमने तो इसे जला दिया। सॉरी नंदिनी, मैं तुम्हारी साड़ी इस्त्री ही कर रहा था, लेकिन उतने में मेरे बॉस का फोन आ गया और गलती से मैंने वो गरम इस्त्री तुम्हारी साड़ी पर रख दी। वहां पर पुलकित भाई प्रिया को परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। दोनों भाई काम ठीक से करने की जगह पर बस उन्हें बढ़ाते ही जा रहे हो। माफ कर दो ना नंदिनी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों कल ही शोरूम जाएंगे और तुम्हारे लिए सबसे महंगी वाली साड़ी लाएंगे। तुम्हें जो भी पसंद आएगी वो दिलाऊंगा मैं तुम्हें। नहीं, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम तो मुझसे बात करो ही मत। लेकिन नंदिनी भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अब अश्विनी खाने में झटपट पकवान बनाती है जिससे बहुओं का पेट ही नहीं भरता। ये सब क्या है माँ जी? कल आपने पराठे बनाए थे और आज ये पुलाव, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? और नहीं तो क्या माँ जी, अरे आपको अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों दिन भर बाहर काम करने जाती हैं। थकान के कारण रात को भूख भी लगती है और आप यहाँ पर इतना सिंपल सा खाना बनाकर अपना काम निपटा लेती हो। इस उम्र में आपको इतनी भूख नहीं लगती होगी, लेकिन हमें तो लगती है ना। कभी खिचड़ी तो कभी पुलाव, यही सब बनाते हो आप। अरे ऐसा तो नहीं है कि सारा काम आप ही करती हो, हमारे पति भी आपकी मदद करते हैं। आप भले ही एक सब्जी बनाओ, लेकिन कम से कम उसे बनाओ तो। आपके खाने को खाकर हमारा पेट ही नहीं भरता माँ जी, इसीलिए रात में हमें बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना ही पड़ता है और उसी में हमारे कितने पैसे चले जाते हैं, इस बात का आपको पता भी है क्या? जो दे रही हूँ वह चुपचाप खाओ। तुम दोनों का मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। जहां बोलना होगा वहां पर हम चुप नहीं बैठेंगे माँ जी। इसीलिए कह रहे थे हम कि नौकरानी को निकालकर आपने बहुत गलत किया है। अरे इस घर में हम चारों कमाते हैं और उसके बाद भी आपको कंजूसी करके पैसे क्यों बचाने हैं? देखिए माँ जी, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कल से हमें रोटी सब्जी खानी है, वरना हम नौकरानी को फिर से बुला लेंगे। बहुओं की बात सुनकर अश्विनी अब चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अचानक से अश्विनी की तबीयत बहुत खराब होती है। देखा माँ जी, जिस बात का डर था वही हुआ। ज्यादा काम करने के कारण आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ गया है। अरे कब से हम दोनों आपको बोल रही है कि छोड़ दो ये कंजूसी करना, लेकिन नहीं,
आपको आपकी सेहत की कुछ भी नहीं पड़ी, बल्कि पैसे बचाने की पड़ी है। फिर चाहे आपके हाथ पैर ही क्यों ना दुखे, आपको सारा काम खुद से ही करना है। अब देखिए, दवाइयों में कितने सारे पैसे खर्च हो गए। आखिर क्या फायदा हुआ इतनी कंजूसी करने का? और माँ जी, आप तो पुलकित और संभव भाई से काम कराती हो। उन दोनों को आधे से ज्यादा काम तो आते भी नहीं है, फिर भी वो आपके लिए सारे काम कर लेते हैं। वो दोनों आपको नहीं बताते, लेकिन हमें पता है कि घर में छोटे मोटे काम करने के कारण उनके ऑफिस के कामों में कितनी दिक्कतें आ रही है। और इतने पैसे बचाकर कौन सा ताजमहल या कुतुब मीनार बांधना है आपको? आपके बेटों की तनख्वाह थोड़ी ही कम हुई है, थोड़ी ना पूरी तरह कम हुई है, और उतना पैसा तो छोटे मोटे खर्चों में ही चला जाता था। हम यहाँ पर चारों कमाते हैं, और ये बात मैंने आपसे 1000 बार कही है, लेकिन फिर भी आप समझने का नाम ही नहीं लेती। हाँ बहू, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं अपनी कंजूसी के कारण अपनी सेहत को बर्बाद ही कर लूंगी। तुम चारों काम करने के बावजूद भी मैं कितना सोचती रही, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है। बुला लो नौकरानी को। इस तरह अंत में नौकरानी फिर से काम पर आने लगती है, और उसके बाद सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं। मनोज खाने के टेबल पर बैठता है और खाना देखकर अपनी बीवी उर्मिला से कहता है, हे भगवान, आज भी यही खाना? क्या कहा आपने? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तुम्हारी वजह से ही मैं आज इतना तंदुरुस्त हूँ। बहुत मक्खन लगा लिया आपने, अब चुपचाप बैठकर खाना खा लो। तभी उनका बेटा सूरज आता है और वो कहता है, अरे माँ, आज तो मुझे पहले से ही ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, इसीलिए अब तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे बाहर कुछ भी खाएगा तू? मैं जो बोल रही हूँ तू वही कर। यहाँ बैठकर हमारे साथ नाश्ता कर ले। एक दिन अगर ऑफिस लेट चला जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। अरे नहीं माँ, थोड़ा तो समझो। अरे बेटा, अब स्कूल थोड़ी ना जाता है जो अब भी तुम उसे रोक टोक रही हो। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, खा लेगा बाहर से कुछ वो। अरे जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा बेटा बाहर से खाना क्यों खाएगा? मुझे अच्छे से पता है कि बाहर कैसा खाना बनता है। बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। माँ, उर्मिला अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती और अपने बेटे को खाना खिला कर ही वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब सूरज की मधु नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है और मधु शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। तभी उर्मिला उसे कहती है, अरे बहू, शादी ब्याह की रस्म में तो तू थक गई होगी। जा बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई की रस्म भी है ना। उर्मिला के कहने के बाद सूरज मधु को अपने कमरे में लेकर जाता है और वो दोनों वहां पर आराम करते हैं। फिर अगली सुबह मधु जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर रसोई में चली जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, क्या बनाऊं खाने में? मीठा तो मुझे कुछ खास नहीं लगता, और जहां तक मैं देख सकती हूँ ये लोग तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। इस हिसाब से तो ये लोग मीठा बिल्कुल कम बनाते होंगे, तो क्या बनाऊं मैं? अरे मधु, तू इतना क्या सोच रही है? वही बनाना, तेरे हाथ के मशहूर पकोड़े। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मीठे के लिए हलवा बना लेती हूँ और बाकी पकोड़े बना देती हूँ। इसी के साथ मेरी पहली रसोई कुछ अलग भी हो जाएगी। फिर मधु अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए मीठे में हलवा बनाती है और अलग अलग कुछ पकोड़े भी बनाती है, जैसे गोभी, पनीर और आलू के पकोड़े, और ये सब ले जाकर वो टेबल पर रख देती है। फिर कुछ ही देर बाद खुशबू के पीछे पीछे वहां पर मनोज आ जाता है। अरे वाह बहू, तूने अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए पकोड़े बनाए हैं। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी में कभी पकोड़े देख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। अरे पापा जी, तो आप इतना सोच क्यों रहे हो? आपके सामने ही तो रखे हैं पकोड़े, खाइए ना।
फिर मनोज पकोड़े खाने लगता है। तभी मधु का पति सूरज भी वहां पर आता है। वही तो सोचूं, आज पापा के इतने खिलखिलाने की आवाज कहाँ से आ रही है। अब पता चला कि घर में पकोड़े बने हैं। अरे पकोड़े देखकर खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। तेरी माँ के राज में तो वो मुझे बस उबला हुआ खाना या फिर हरे पत्ते ही मिलते हैं, और उन्हें खाकर तो मैं खुद ही उबला हुआ महसूस करने लगा था। लेकिन आज ये पकोड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो बहुत स्वाद है। हाँ मधु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पकोड़े तो बहुत टेस्टी बने हैं। पनीर पकोड़े और गोभी के पकोड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आलू के पकोड़े को भी मैं नाराज नहीं कर सकता। उन्हें भी खा लेता हूँ। हाँ तो खा लो ना। आप लोग खाने को लेकर इतना मन क्यों मारते हो? वैसे अब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से आपको जो भी खाने का मन करे वो बस मुझे बोल देना, फिर मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। वो भी एकदम बढ़िया और मस्त चटपटा सा। दोनों बाप बेटे मजे से पकोड़े खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर उसकी सास उर्मिला आ जाती है और वो पकोड़े देखकर बोलती है, ये क्या है बहू? हमारे घर में तेल बस पैकेट में ही रहता है। खाने के इस्तेमाल के लिए वो कभी बर्तन में गया ही नहीं, और तूने घर में आज पकोड़े बना दिए। ये तूने किससे पूछकर बनाए हैं? अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? घर के सदस्य तो हम भी है, और हमें तो ये पकोड़े बहुत अच्छे लगे। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरी बहू को कुछ मत बोलो। हाँ तब कौन खाएगा इतनी ऑयली चीज? मुझे तो अपनी सेहत की बहुत पड़ी है, इसीलिए मैं तो कभी अपने सपने में भी ऐसी चीज खाने से पहले 1000 बार सोचूंगी। और बहू, आज बना दिया है इसीलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तो इस बात का ध्यान रखना कि ये दोबारा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मधु के आने के बाद अब घर की काया पलट ही हो गई थी। अब घर में हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी चीज के पकोड़े ही बनते रहते। मधु भी अब अपनी सास की कोई बात नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन मधु रसोई में सब्जियां काट रही होती है। तभी उसके पास सूरज आता है। अरे मधु, आज खाने में क्या बन रहा है? अब तक तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, बस ये सब्जियां काट रही हूँ। लेकिन आप बताओ कि आज खाने में क्या बनाऊं? आज वो बेसन के पकोड़े वाली दाल बना दो ना। तुम्हारे हाथ की वो दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है सूरज जी, लेकिन इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? आपको बेसन की पकोड़े की दाल खाने का मन है तो ठीक है ना, मैं बना दूंगी आपके लिए। फिर एक दिन उर्मिला की बहन सुजाता उनके घर आती है और उनके लिए मधु पालक के पकोड़े बनाती है, जो सुजाता को बहुत अच्छे लगते हैं। अरे उर्मिला, तुझे तो बहुत कमाल की बहू मिली है। कितने अच्छे पकोड़े बनाए हैं तेरी बहू ने। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। तू तो अपनी बहू से कुछ ऐसा ही बनवाती होगी ना रोज? नहीं नहीं, मुझे अपनी सेहत की बहुत परवाह है, इसीलिए मैं ये सब गलती से भी नहीं खाती। मैं तो अपने घर में सबको मना भी करती हूँ कि ये सब हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे अगर तेरी बहू इतने अच्छे पकोड़े नहीं बनाती होती ना, तो तेरे घर वाले तेरी ये बात भी सुन लेते। लेकिन तेरी बहू के हाथों में तो जादू है जादू। मेहमान भी अब मधु की बहुत तारीफ करते हैं, और ये सब उर्मिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक दिन उर्मिला गुस्से में अपने बहू से कहती है, देख बहू, अब तेरा बहुत हो रहा है। तेरी वजह से घर में मेरी कोई बात भी नहीं सुनता, और अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद पकोड़े बने या किसी सब्जी वाली चीज में पकोड़े दिख गए ना, तो मैं तुझे ही पकोड़ा बना दूंगी। फिर रोते रहना एक कोने में बैठकर। देखिए माँ जी, मुझे आपकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में हर किसी को मेरे बनाए हुए पकोड़ों से जुड़ी हर चीज पसंद है। तो बस आपके लिए मैं सबकी इच्छा को तो नहीं मार सकती ना, इसीलिए आपको ही एक कोने में बैठना होगा। अब गुजरते दिनों के साथ साथ दोनों सास बहू में पकोड़ों को लेकर अक्सर झगड़ा ही होता रहता, और इन सब के कारण उर्मिला अब काफी ज्यादा तंग हो जाती है। फिर एक दिन, अब ना ये बहू के पकोड़े बहुत हो गए हैं। बहू और उसके पकोड़े
दोनों ने भी मेरा सर दर्द करके रखा है। पकोड़े बनाने के लिए तो तेल और बेसन की जरूरत होती है ना, और जब बहू को ये दोनों भी नहीं मिलेंगे तो वो पकोड़े कैसे बना पाएगी। फिर उर्मिला पड़ोस वाले किराने की दुकान पर जाती है और घनश्याम भैया से कहती है, अरे घनश्याम भैया, अब जब मेरी बहू आपके पास बेसन या तेल लेने के लिए आ जाए तो आप उसे बिल्कुल भी मत देना। लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला बहन जी, और मैं भला अपना नुकसान क्यों करवाऊंगा? सोच लो भैया, मैं बस आपकी दुकान से तेल और बेसन लेकर नहीं जाती, और भी कई चीज लेकर जाती हूँ, और अगर मैंने वो भी ले जाना बंद कर दिया तो आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है। अब आप खुद ही सोच लो कि करना क्या है। उर्मिला की बातों से घनश्याम मान जाता है और वो ठीक वैसा ही करता है। वो मधु को बेसन और तेल देता ही नहीं। फिर मधु चुपचाप घर आ जाती है और तभी वहां पर कुर्सी पे बैठा हुआ मनोज उससे कहता है, अरे बहू, तू तो तेल और बेसन लेने गई थी ना दुकान पर, तो फिर खाली हाथ क्यों आई हो तुम? वो क्या है ना पापा जी, मैं गई तो थी तेल और बेसन लेने के लिए, लेकिन दुकान वाले घनश्याम भैया ने उसे देने से मना कर दिया। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अब तुम लोग पकोड़े कैसे खा पाओगे? अरे इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है माँ जी, मैंने सूरज को बोल दिया है और वो आते समय बेसन और तेल लेकर आएगा। इस तरह से उर्मिला की ये चाल नाकामयाब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है तब टेबल पर उसे 2 प्लेट्स दिखाई देती है। बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन बहू ने मेरी ये डाइट वाली टिक्की 2-2 प्लेट में क्यों रखी है? जाने दो, मुझे क्या है, फटाफट खा लेती हुई इसे। फिर उर्मिला बड़े ही मजे से वो टिक्की खा लेती है और तभी वहां पर मधु आ जाती है। अरे माँ जी, आपने मेरी ये पकौड़ी वाली टिक्की क्यों खा ली? आपकी डाइट वाली टिक्की तो दूसरे प्लेट में है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने इसके तले भुने हुए पकोड़े खा लिए, लेकिन बने तो बहुत ही टेस्टी थे। देख बहू, इसमें सारी गलती तेरी ही है, और तू क्या थोड़ी पागल है क्या? पकोड़ों को कोई टिक्की के शेप में बनाता है क्या? अब दोनों भी प्लेट सेम ही दिख रहे थे, तो मैंने तेरी वो पकोड़े वाली डिश खा ली जो बहुत ही घटिया बनी थी, और उसकी वजह से आज मेरा डाइट भी खराब हो गया। तो आपको उसे एक बार खाकर समझना चाहिए था ना माँ जी, ये आपकी वाली टिक्की नहीं है। आखिर आपने उसे पूरा खत्म क्यों किया? अरे अब ज्यादा दिमाग मत लड़ा मुझसे। अगर इतना ही है तो तू मेरी वाली टिक्की खा ले और चुप बैठ जा। उर्मिला तो मधु से नहीं कहती, लेकिन उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक रात उर्मिला छुपके पकोड़े खाने लगती है और सुबह मधु के ढूंढने पर उसे वहां पर पकोड़े मिलते ही नहीं। कल तो मैंने यहीं पर पकोड़े रखे थे, लेकिन अब कहाँ पर गए? शायद पापा जी ने खा लिए होंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक रात पकोड़े खाने की वजह से उर्मिला को बहुत एसिडिटी हो जाती है और वो अपने कमरे में यहाँ से वहां करने लगती है। अरे क्या बात है उर्मिला, तुम अपने ही कमरे में इतना घूम क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं जी, मुझे एसिडिटी हो गई है, इसीलिए मैं चल रही हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो गई तुम्हें एसिडिटी? तुम तो तला हुआ कुछ भी नहीं खाती। एक बार मुझे हो जाती तो समझ सकता था, लेकिन तुम्हें कैसे हो गई? आप अपना मुंह बंद करके सो जाइए ना। आपको क्या परेशानी हो रही है? मैंने आपको उठाया है क्या जो आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो? अब कुछ ही दिनों में उर्मिला का वजन 3 किलो से बढ़ जाता है और ये जानकर उर्मिला अब काफी परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन उर्मिला की ट्रेनर भावना उससे मिलने आती है। कैसी हो उर्मिला, और तुम्हारी डाइट कैसे चल रही है? पूछ मत यार भावना, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक दिन मैंने गलती से पकोड़े खा लिए और तब से लेकर आज तक पकोड़े खाने की बहुत इच्छा होती है, और इसी वजह से मेरा वजन भी बढ़ते जा रहा है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात, तेरी इच्छा को मैं समझ सकती हूँ, और अगर तुझे पकोड़े खाने की इतनी ही इच्छा होती है तो तू उसे फ्राई मत कर, बल्कि एयर फ्रायर में बना ले। उससे तेरी खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
और वजन का भी कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ऐसे कैसे? एयर फ्रायर में तेल नहीं लगता क्या? अरे नहीं बाबा, उसमें कोई तेल नहीं लगता। और जैसे तुझे तले हुए की टेस्ट मिलती है, सेम टू सेम तुझे वैसी ही टेस्ट एयर फ्रायर में भी मिलती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। उर्मिला को भावना का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसी शाम एयर फ्रायर भी लेकर आती है और सबसे कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन उस दिन मुझे तेरे पकोड़े बहुत अच्छे लगे थे। क्या? हाँ बहू, और उस दिन से मैं ही घर में पकोड़े छुप छुप कर खाती थी। लेकिन उस वजह से मुझे मेरी सेहत की बहुत टेंशन रहती थी और अपनी इच्छाओं को भी नहीं रोक पाती थी। इसीलिए अब मैं ये एयर फ्रायर लेकर आई हूँ और अब से तो इसी में पकोड़े बनाया कर, जिसके चलते किसी की भी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। उर्मिला की ये बात सबको पसंद आती है और उस दिन के बाद से मधु एयर फ्रायर में ही पकोड़े बनाने लगती है और सभी लोग साथ बैठकर बड़े मजे से पकोड़े खाते हैं।